हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बागलियान और आप सभी का सफलता बैच में दोस्तों स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करूंगी आप सभी क्लास से जुड़ गए होंगे। बिल्कुल सभी साथी जल्दी से क्लास अटेंड करें। क्लास शुरू होने जा रही है। आपकी सफलता बैच की पहली क्लास है आरंभिक स्तर पर भाषा की। ठीक है, आज क्लास 1 हो रही है और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको क्लियर करूंगी कुछ और चीजें कि आज हम जो ये पहली क्लास ले रही है आरंभिक स्तर पर भाषा की, इसमें आज ही आधा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यानी 2 क्लास में आपका ये सब्जेक्ट फिनिश होगा पेपर 1। ठीक है, 2 क्लास में इसको पूरा फिनिश करेंगे। एक बार सभी कमेंट्स में बताइए कि ऑडियो क्लियर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कमेंट करें जल्दी से। जल्दी से सभी साथी कमेंट करें, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल चल रहा है वीडियो। यस क्लियर है, ओके बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करें। आपको क्लियर हो गया, 2 क्लास में आरंभिक स्तर पर भाषा विषय को कंप्लीट करेंगे और शाम को आपकी दोपहर में आपको साइंस की क्लास होगी, शाम को सामाजिक अध्ययन की क्लास होगी। आज बात करें कि मैथ्स क्यों नहीं शुरू किया, आपके मन में ऐसा डाउट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपके ये जिनका सब्जेक्ट का सिलेबस कम है, जिनको हम पहले पूरा कर सकते हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट मैंने आपके सबसे शुरू में रखे हैं, साइंस और पेपर 1। 2 दिन में पेपर 1 खत्म होगा। इसके तुरंत बाद आपकी मैथ्स या इंग्लिश की क्लास शुरू होगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें लगेगा कि ज्यादा समय देना चाहिए, उसको हम ज्यादा समय देंगे। तो आपको किसी भी तरह की कोई अपने मन में ऐसी शंका नहीं रखनी है कि मैथ्स की क्लास नहीं चली, कब चलेगी। ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको बेस्ट दूंगी, बस आप भरोसा रखेंगे और अपनी तैयारी में आप सभी बेहतर करेंगे। तो नोटबुक पेन अपने साथ रखिए, ईयरफोन लगाइए, कहीं साइड में बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और जोर से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए दोस्तों शुरुआत करें अपनी आज की पहली क्लास की। विषय है हमारा आरंभिक स्तर पर भाषा। बात करें तो आपका 50 नंबर का आता है, मेन सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, नंबर गेन करने में हेल्प करेगा आपको बहुत ज्यादा। चलिए बिल्कुल सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेबस को लेकर के चलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। पहला आपका जो टॉपिक है, चैप्टर है पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पठन एवं लेखन के महत्व के बारे में जानना है। और दोस्तों पठन लेखन पर जाने से पहले हमें समझना होगा कि ये किसका अंग होती है। पठन, लेखन, श्रवण, ठीक है, ये सभी जो कौशल होते हैं ये भाषा के कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब भाषा कौशल की अगर बात करें, भाषा क्या होती है, तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम होती है, कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है तो उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, और सामने वाला उसकी बातों को समझकर उसके अर्थ को ग्रहण करता है, ये भाषा का ही पूरा एक प्रोसेस होता है, एक चक्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें कि भाषा की जरूरत क्या है, तो दोस्तों मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए क्या करता है, अपने भावों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। ठीक है, बोलकर या लिखकर। कोई इस तरह का प्रश्न ना करे कि पीडीएफ आएगा या नहीं आएगा, क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ने में ध्यान दीजिए। कोई इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं करेगा। मैंने कल ही आपको क्लियर किया था कि पीडीएफ क्लास होते ही तुरंत बाद आपको उसकी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं कमेंट सब नहीं देखूंगी, अब सब पढ़ने में ध्यान देंगे पूरा 2 घंटे लगातार, तभी आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि संप्रेषण करने के लिए, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत, अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करना।
ठीक है। तो संप्रेषण कैसे करता है? व्यक्ति बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है, और सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? फिर उसको सुनकर या उन विचारों को पढ़कर ग्रहण करेगा। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही क्या कहेंगे? भाषा कौशल कहेंगे। बहुत जल्दी यहाँ से प्रश्न बन जाता है, अच्छा एक टॉपिक है आपका। आगे बात करें भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ हमने जब संप्रेषण की बात करी दोस्तों, जाने अनजाने में यहाँ हमने भाषा के चारों कौशल की भी बात कर ली है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, आप याद रखेंगे, भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से कौशल से मतलब है यहाँ कि जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप क्या क्या उसमें किस किस कार्य में आपकी उसमें दक्षता होनी चाहिए एक भाषा को आने के लिए। सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा कौशल को सीखने की पहली सीढ़ी कौन सी है, पहला चरण कौन सा है, यानी भाषा जब सीखते हैं कोई भी छोटा बच्चा तो सबसे पहले कौन सा कौशल उसको आना चाहिए, तो वो है श्रवण कौशल, सुनने का, ठीक है। किसी भी भाषा को सीखने से पहले बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो सुनता है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? सुनना होगा, श्रवण कौशल होगा। दूसरा क्या होगा? सुनने के बाद बच्चा उसका अनुकरण करेगा, बोलना सीखेगा, जिसको नाम दिया गया है बोलने को वाचन कौशल, ठीक। आगे बात करें पठन कौशल, तीसरा क्या होता है? जब उसको सुनना आ जाएगा वो उसको बोलने लगेगा, उच्चारण करने लगेगा, फिर वो पढ़ना सीखता है, ठीक है, पठन कौशल। और सबसे बाद में जो लास्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा? लेखन कौशल, लिखना। तो आपसे इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आपको एक क्रम में ही याद रखने हैं। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं, सु बो पा ली, ठीक है। सु बो पाली, से सुनना, बो से बोलना, पे से पढ़ना, ले से लिखना, ठीक। ये शॉर्ट फॉर्म से आप याद रख सकते हैं भाषा कौशल के 4 प्रकार। आगे बढ़ते हैं, पठन का अर्थ और उसकी परिभाषाएं क्या होगी? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रीडिंग। दोस्तों, पठन का मतलब होता है किसी भी लिखी गई सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना, ठीक है। पठन का मतलब केवल और केवल उसको पढ़ने से नहीं होता, उसका अर्थ भी ग्रहण करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या लिखेंगे? ये पहले भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि पठन का अर्थ और परिभाषा बताइए। कैसे बताएंगे आप? कि पठन का अर्थ होता है किसी भी लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, क्या बताएंगे फिर? ठीक है, पठन अंग्रेजी भाषा के या अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी में रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? पठन है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रीडिंग का पढ़ना होता है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2 नंबर में भी। तो आप क्या लिखेंगे? पठन का अर्थ क्या है? पठन का अर्थ होता है लिखी गई सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। पठन अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो रीडिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना। आप सभी अपने समय से उपस्थित हो, ठीक है, किसी को अलग से नहीं कहा जाएगा। समय जो है आपको सुबह बता दिया गया था, अपने हिसाब से आप उसको क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास रहेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, पठन को लेकर के कई जो लेखक हुए उनके अनुसार उन्होंने अपनी कुछ परिभाषाएं दी जो थोड़ी सी जरूरी है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगी, आप इसके बारे में और ज्यादा भी लिख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रमन बिहारी लाल के अनुसार क्या होती है पठन की परिभाषा। तो शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ और उसका भाव भी समझ आना आवश्यक होता है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के केवल पढ़ना ही, उसका पठन करना ही, उसका उच्चारण करना ही पठन नहीं होता है, उसका अर्थ भी साथ साथ समझना है। वही बात इन्होंने अपनी परिभाषा में बताई है। दूसरी परिभाषा किसके अनुसार है? डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार। इन्होंने भी ऐसा ही बताया कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ प्रकट
प्रकट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पठन या वाचन कहेंगे। ये हो गया आपका पठन। आगे बात करेंगे दोस्तों पठन की क्या प्रक्रिया होती है, उसके क्या प्रक्रिया के उद्देश्य होते हैं। यानी पठन जो प्रक्रिया कराई जाती है प्राथमिक विद्यालय में, बच्चों को पठन सिखाया जाता है, पठन कौशल सिखाया जाता है। तो इस कौशल के अंतर्गत क्या क्या एक अध्यापक के द्वारा क्या क्रियाकलाप कराए जाते हैं और उन क्रियाकलापों को कराने के पीछे पठन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो पठन के उद्देश्य पूछ ले, महत्व पूछ ले आपसे, ठीक है, विशेषता पूछ ले, तो आप यही लिखेंगे जो यहाँ मैं अब आपको बताने वाली हूँ। पहले भी आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न था, पठन प्रक्रिया के उद्देश्य। बिल्कुल, स्पीड सही है एक बार कमेंट कर दीजिए, बाकी बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। एक बार ये बता दीजिए स्पीड ज्यादा तो नहीं है। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, एक बार कमेंट करिए जल्दी से। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखूंगी मैं इस चीज का, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पठन प्रक्रिया के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं एक अध्यापक के लिए, कि बच्चों को कैसे हमें इस पठन प्रक्रिया को पूरा कराना है। सबसे पहला होता है पठन मुद्रा। मुद्रा से तात्पर्य है कि बैठने की स्थिति, ठीक है, आंखों और पुस्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि फिजिकली जितने भी काम होते हैं एक पठन सीखने से पहले, कि भाई पुस्तक की दूरी एक बच्चे से कितनी होनी चाहिए, उसके आंखों और पुस्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, बैठने की कैसी मुद्रा होनी चाहिए। आपने सुना होगा ना कि ये जो धर्मगुरु है ये योग मुद्रा में बैठे हैं। योग मुद्रा यानी योग के आसन में या योग की फॉर्म में बैठे हैं, उसे ही मुद्रा कहते हैं, बैठने का ढंग। तो बात करें पठन मुद्रा, पढ़ते समय बच्चे की आंखों और पुस्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उच्चारण स्थानों का प्रयोग बच्चे को सिखाना और उनके बैठने और खड़े होने की मुद्रा सिखाना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप बच्चे से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आप क्या सिखाएंगे उसको? सबसे पहले आप प्राथमिक शिक्षक बनने वाले हैं, आप उसको सबसे पहले तो ठीक है क्या सिखाएंगे कि भाई कैसे बैठना है, चेयर पर कैसे बैठेंगे, कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, और साथ ही साथ कि अपनी पुस्तक को कितनी दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए, ठीक है, किसी भी वर्ण का उच्चारण कैसे करने हैं उसको उच्चारण करना सिखाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरे उद्देश्य की बात करें दोस्तों, 15 नहीं होगा सीमा, 25 सेंटीमीटर होगा। ऐड नहीं आ रही है स्तुति, कोई ऐड बीच में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात से। आगे बात करेंगे दूसरा उद्देश्य क्या है, पठन शैली। पठन शैली में क्या क्या आता है? पढ़ते समय स्वरों का उच्चारण आरोह अवरोह के अनुसार हो, यानी जब बच्चे पठन करना सीखे, लिखी गई सामग्री को पढ़े, उसका अर्थ ग्रहण करे, साथ साथ उसको ये भी सिखाना है कि पठन कैसे करते हैं, यानी सिर्फ एक लय में नहीं पढ़ना है, एक ही कर्म में नहीं पढ़ना है, शब्दों का उच्चारण आरोह और अवरोह के अनुसार हो, यानी उनमें जरूरत के हिसाब से उतार चढ़ाव आए, है ना। बिल्कुल। दूसरा क्या है पठन शैली के अंतर्गत, कि पढ़ते समय स्वर, गति, प्रवाह, लय और ध्वनियों के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए, ये भी हम बच्चे को सिखाएंगे। तीसरा है शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना। ये सभी किसके उद्देश्य हम सीख रहे हैं? पठन प्रक्रिया के उद्देश्य। आगे हम बात करेंगे सस्वर पाठन की। सस्वर पाठन क्या होता है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अभी तक का ये टॉपिक आपके सामने है, पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है और बिल्कुल आ सकता है आपके पेपर में। सस्वर पाठन को हम दोस्तों वाचन भी कह सकते हैं, बिल्कुल। सस्वर वाचन या सस्वर पठन क्या होता है दोस्तों? सस्वर यानी स्वर के सहित लिखी हुई विषय वस्तु को जब हम स्वर सहित पढ़ते हैं
उसे ही हम सस्वर वाचन कहते हैं। ठीक है, जब लिखी गई विषय वस्तु को हम स्वर के सहित पढ़े, यानी एक तो होता है सिर्फ पढ़ते जाना, ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ के आपको बताऊं कि लिखी हुई विषय वस्तु को स्वर रहित पढ़ना ही स्वर वाचन है। ये तो हो गया सिर्फ पठन वाचन। अगर बात कर ले सस्वर वाचन की, तो उसे कैसे पढ़ेंगे फिर? लिखी हुई विषय वस्तुओं को स्वर रहित पढ़ना ही सस्वर वाचन कहलाता है। यानी उसमें हमें लय का, गति का, आरोह अवरोह कर्म का भी ध्यान रखना है, ताकि सामने वाले को वो चीजें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आए। अब सस्वर वाचन के प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो सस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है आदर्श वाचन। संतोष बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है। आप अपने मोबाइल फोन से थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाइए, ठीक है, बिल्कुल सामने साफ स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। आप अपने मोबाइल फोन से क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों सस्वर वाचन के प्रकार। स्तुति वो ऐड हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो आप कह रहे हैं कि बैक करने पर वो स्टार्टिंग में आएगा ही, उसको कंट्रोल, उस पर नहीं कंट्रोल कर सकते, ना ही वो अपनी तरफ से लगाया गया है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, पहला है आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। ये दोनों आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं पेपर में कि आदर्श वाचन क्या होता है, अनुकरण वाचन क्या होता है। आदर्श वाचन की जब हम बात करें तो ये वो वाचन होता है जो शिक्षक के द्वारा कराया जाता है। शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन ही आदर्श वाचन कहलाता है। और अनुकरण वाचन, अनुकरण का मतलब होता है उसके पीछे पीछे बोलना, अध्यापक के पीछे पीछे बोलना, यानी जैसा अध्यापक वाचन कर रहा है उसका अनुकरण करना, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा? ये छात्रों के द्वारा किया जाएगा। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो सस्वर वाचन के कितने प्रकार हुए? दो प्रकार हुए, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आगे बात करेंगे दोस्तों हम पठन के महत्व जानेंगे। पठन के महत्व क्या होते हैं, कौन कौन से महत्व है पठन के? भाई जब बच्चे को पढ़ना आ जाएगा, पठन करना आ जाएगा, तो उसके महत्व तो खुद भी बना करके हम लिख सकते हैं ना, लेकिन फिर भी चलिए समझिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर को बिल्कुल नोटबुक वाली या बुकिश लैंग्वेज चाहिए, उसको बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए होता है और वो सही शब्दों में लिखा हो बस। अब कैसे लिख सकते हैं हम पठन के महत्व? सबसे पहला तो यही है भाई, जिसको पढ़ना आता होगा वो क्या करेगा? नई नई कहानियां पढ़ सकता है, कविताएं पढ़ सकता है और मनोरंजन कर सकता है उससे पढ़ के, तो मनोरंजन में सहायक हुआ पठन। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति में सहायक। अब भाई जिसको पढ़ना ही नहीं आएगा, क्या वो आगे चल करके उस हिसाब से शिक्षित हो पाएगा, शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद लिखी हुई पढ़ करके समझनी होती है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला बोल करके बताए, ठीक है। हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है, तो हम कैसे आगे शिक्षा को ग्रहण करेंगे? तो शिक्षा प्राप्ति में भी सहायक होता है। तीसरा सामाजिक उपयोगिता होती है, ठीक है, सामाजिक उपयोगिता भी पठन का एक महत्व है। समाचारों को जानने के लिए सहायक होता है। भाई समाचार पत्र पढ़ना है, आपको पठन आना चाहिए, उसका अर्थ ग्रहण करना आपको आना चाहिए जो आपने पढ़ा। वही तो बात है, यहाँ अर्थ ग्रहण को भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे कि केवल पढ़ना ही नहीं है, उसका अर्थ भी ग्रहण करना है। और पांचवा उद्देश्य क्या है? भाषा संबंधी समस्याओं का निराकरण भी इसका महत्व है पठन का। ये पांच क्या होते हैं इसके? ये पांचों के पांचों महत्व है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये हो गया महत्व, हमने जान लिया। सस्वर वाचन के प्रकार हमने जान लिए, पठन प्रक्रिया का उद्देश्य और पठन क्या होता है, ये पूरी बात हमने क्लियर कर ली। अब दोस्तों हमने पहले जाने थे सस्वर वाचन के प्रकार, अब हम पठन के प्रकार जानेंगे कि पठन के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है सस्वर पठन, जो कि हम बात कर चुके हैं जिसके बारे में, सस्वर पठन के बारे में। और दूसरा होता है मौन पठन। ये किसके प्रकार है? पठन के प्रकार है। महत्वपूर्ण है, 2 बार आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। तो पठन के 2 प्रकार है, कौन कौन से? सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन कौन सा था? जिसमें स्वर सहित पठन करते थे वो सस्वर,
ठीक है। मौन पठन यानी इसमें हम बोलते नहीं है, मन ही मन पढ़ते हैं, तो वो कैसा हो सकता है? इसके उदाहरण की अगर बात करें मौन पठन की, ठीक है, ये हो सकते हैं अभिनय पठन, चित्र पठन यानी चित्र, आपके सामने कोई चित्र है, चित्र को देखा और आपने मन ही मन उसको समझा, उस चित्र को पढ़ा। चित्र को भी पढ़ा जाता है कैसे कि आपके सामने कोई चित्र है, आप उसे देख रहे हैं और उसे देखकर समझ रहे हैं कि इस चित्र में, इस चित्रकला में आखिर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी तो पठन है। वो कैसा पठन है लेकिन, क्योंकि उसमें आप बोल नहीं रहे हैं, वो मौन पठन है। मुद्रा भाव पठन यानी सामने वाले की मुद्राओं को देख करके उन्हें समझना, ये मुद्रा पठन है। दृश्य पठन, किसी दृश्य को देख करके उसको समझना, वो दृश्य पठन है। तो ये 2 प्रकार आपने बहुत अच्छे से जान लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, उद्देश्य में महत्व लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 प्रकार हुए, सस्वर पठन और मौन पठन, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि क्या ऐसे ही पढ़ा दिया जाए, डायरेक्टली बच्चे ऐसे ही पढ़ना सीख जाएंगे? नहीं, हमें किसी विशेष बातों का, किन्हीं विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ते और पढ़ाते समय। कौन कौन सी? पहली बात कि पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए। दूसरा क्या है? स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये पहली बात हो गई कि पढ़ते समय सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है कि हम शब्दों का उच्चारण ही सही करें। शब्दों की लय, गति, प्रवाह, विराम जहां देना है वहां विराम दें, यानी रुके थोड़ा बोलते हुए, तो इस बात का ध्यान सबसे पहले हमें रखना है। दूसरा है शब्दों को अलग अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना। जहां जरूरत हो वहां उस बात पर बल देना, जहां जरूरत हो वहां विराम लेना, यानी थोड़े समय के लिए रुकना। तो ये भी हमें बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को भी समझ में आएगी, वो जो भी आप उसको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सामने वाले को भी सुन करके समझ में आएगा और आप भी उसका अर्थ बहुत ही सटीक धारण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तीसरी कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? तो शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो जिससे सुनने वाला आकर्षित हो। आकर्षित कब होगा? जब उसको सही समझ आएगा और उसको सही सुनाई देगा, स्पष्ट शब्दों में उसको सुनाई देगा, तो सुनने वाला भी आकर्षित होगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे अपने नोट्स। जब आप बनाएंगे नोट्स की उम्मीद मैं करूंगी कि हर एक प्रशिक्षु नोट्स बनाएगा। आपको मैंने कल बता दिया था नोट्स का महत्व क्या है, अपने आप लिखने का। आपको पीडीएफ संभाल के नहीं रखनी है, इससे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो हम बात करेंगे दोस्तों पठन कौशल में कौन कौन से बाधक तत्व आते हैं, यानी जब हम पढ़ना सिखाते हैं बच्चों को तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि बाधक के रूप में काम करेंगे। उसमें आप कहेंगे कि कठिनाई के तौर पर काम करेंगे, बच्चों को सिखाने में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, बाधक का काम करेंगे। वो कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं? पहला है दोस्तों पढ़ने की कला का अभाव। अगर बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जो पढ़ना चाहता है उसमें पठन की या पढ़ने की कला का अभाव है। कला से क्या तात्पर्य है? कला से यहाँ मतलब है दोस्तों जो हमने अभी ऊपर बात की थी जिसके बारे में कि उच्चारण सही हो, है ना, साथ साथ उसकी लय, गति, विराम, बल देने का प्रयोग उसको आना चाहिए, कहाँ के शब्द पर किस तरीके से उसका उच्चारण करना है वो आना चाहिए, यानी पढ़ने की कला। तो पढ़ने की कला का अगर अभाव है तो वो किसके रूप में कार्य करेगा? एक बाधक के रूप में कार्य करेगा। दूसरा है पठन रुचि का अभाव। अगर पढ़ने में रुचि ही नहीं है तो कैसे सिखाएंगे आप? तो ये एक बाधक के रूप में काम किया ना, ठीक है, एक बाधक के रूप में यहाँ इसने कार्य किया। आगे बात करेंगे चिंतन का अभाव। चिंतन का अभाव से मतलब है कि अगर बच्चा पढ़े हुए सामग्री को समझ नहीं पा रहा है, उसका अर्थ नहीं ग्रहण कर पा रहा है, चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक बाधक के रूप में कार्य करेगा पठन कौशल के दौरान। चौथा है मन की एकाग्रता का अभाव। दोस्तों मन एकाग्र नहीं है बच्चे का, या जो भी पढ़ना चाहता है उसका मन ही एकाग्र नहीं है, उसके दिमाग में 100 बातें चल रही है कि पेपर आने वाले हैं, सिलेबस कैसे पूरा होगा, ठीक है, ये भी आएगा पेपर में, वो भी आएगा, यहाँ से भी पढ़ लूं, वहां से भी पढ़ लूं, तो मन एकाग्र नहीं है।
वो पढ़ेगा भी तो उसकी समझ नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी तो यहाँ यही हो जाता है कि मन की एकाग्रता होनी चाहिए। यदि मन की एकाग्रता का अभाव है तो ये भी एक बाधक के रूप में कार्य करेगा। पांचवा है दृष्टि दोष का होना, कि बच्चा देखने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी एक बाधक के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल, तो ये 5 आप जान लीजिए। इसके अलावा भी और बहुत हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो 2 नंबर में आ जाए या 1 नंबर में आ जाए। अब दोस्तों मैं बात करूं इसको और ज्यादा करके आप कैसे लिख सकते हैं। अगर ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाए, आपको थोड़ा सा मैं साथ साथ यही क्लियर करती हुई चलूंगी कि कैसे हम कुछ जो एक लिमिटेड वर्ड्स हमारे पास होते हैं उनको कैसे ज्यादा करके हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर में पूछा जा रहा है। अब जैसे आपसे पूछा गया कि पठन कौशल के बाधक तत्व बताइए, आपको 2 नंबर में ये आंसर लिखना है इसका, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये लाइन लिखेंगे कि पठन कौशल के निम्नलिखित बाधक तत्व है, या पठन कौशल के बाधक तत्व निम्नलिखित है। एक लाइन तो आपने यही बढ़ाई। पहला लिखा पठन की कला का अभाव, इसके अंदर आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई उसके लय, सुर, ताल ये सभी होने चाहिए, ठीक है। पठन में रुचि नहीं है तो ये भी बाधक के रूप में कार्य करेगा, आप ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसको, तो यही आपका सफिशिएंट होगा, ठीक है। ये चीज बताने की मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब आगे भी इसी तरीके से जो मैं लिमिटेड आपको पढ़ाऊंगी ना, उससे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको इस पर भरोसा रखना है पूरा पूरा। आगे हम बात करेंगे पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। हमने देख ली पठन की अक्षमता क्या क्या हो सकती है। अभी पढ़ने में रुचि नहीं है ना, बच्चा देख नहीं पा रहा है, एकाग्र नहीं है, तो जो ये पठन की अक्षमताएं हुई इनको दूर करने के क्या उपाय हम कर सकते हैं। पहला होगा दोस्तों, पठन हेतु बालकों को बाल गीत, छोटी छोटी कहानियां आदि को पढ़ने में रुचि का विकास किया जाना चाहिए। यानी जब बच्चा छोटा है, प्राथमिक स्तर पर है, तो उसे सबसे ज्यादा मजा क्या पढ़ने में आएगा? जब उसको कहानियां पढ़ाई जाएगी, छोटी छोटी कविताएं पढ़ाई जाएगी, बाल गीत पढ़ाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे उनको, तो उनकी पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होगी। और सबसे पहले तो यही एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उपाय होता है कि बच्चे की अगर रुचि है तो बहुत अच्छे से सीख पाएगा। दूसरी बात करें, दूसरा क्या बिंदु होगा यहाँ, दूसरा क्या उपाय है पठन अक्षमता को दूर करने का, कि पढ़ने के साथ साथ बालक समझता भी चले और उसका अर्थ भी ग्रहण करता हुआ चले। ऐसा अभ्यास उसको कराया जाए कि जितना वो पढ़े वो साथ के साथ उसको समझ जाए, उसका अर्थ ग्रहण कर ले। आगे बात करेंगे गाइस कि बालकों को चक्षु गति और पठन में सामंजस्य स्थापित कराया जाए। चक्षु गति यानी कि बच्चा पढ़ रहा है और वो देख यहाँ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए पढ़ता पढ़ता आगे निकल गया और एक लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन पढ़ने लगा, तो ऐसा कब होता है? जब उसका सामंजस्य नहीं होता आंखों के और उसके पठन के बीच में, ठीक है, उसकी आंखों के और पठन के बीच में जब सामंजस्य स्थापित नहीं होता। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल। वो कैसे स्थापित होगा कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए कि वो उंगली रख करके पढ़े, ठीक है, अपनी विषय वस्तु पर उंगली रखे और तब पढ़ता हुआ चले, ताकि साथ साथ पढ़े। तो जैसे बालकों में चक्षु गति एवं पठन में सामंजस्य स्थापित कैसे कराया जा सकता है कि बालक को प्रैक्टिस करवाए कि वो उंगली रख करके पढ़े अपनी विषय वस्तु पर। तो ये कुछ उपाय थे जिनसे हम पठन की अक्षमताओं को दूर कर सकते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे पठन की विधियां कौन कौन सी होती है, ठीक है, पठन की कौन कौन सी विधियां होती है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम। ध्वनि साम्य विधि, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों सबसे पहले हमें ध्वनियों का ज्ञान कराना है बच्चों को। बच्चे को एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ कराया जाना चाहिए, कि जो एक जैसी ध्वनियां हैं, जैसे आपने देखा होगा प्राथमिक स्तर पर जब आपने टीचिंग की होगी, ठीक है, आपने ट्रेनिंग की होगी, तो उस समय आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कैसे आप कार्य देते थे कि एक साथ उन्हीं शब्दों को देते थे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, जैसे राम, काम, आम, दाम, नाम आदि, है ना, जिनका उच्चारण लगभग एक समान ध्वनियों वाला हो, उनको एक साथ सिखाए। तो इसे ही कहते हैं ध्वनि साम्य विधि, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि एक जैसे है, सब देखने में समझने में आसानी भी होगी, ठीक है,
और पढ़ाई में मन लगाने के लिए बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए, ये भी हम एक विधि अपना सकते हैं, पठन की विधि बच्चे को सिखाने के लिए। बिल्कुल, तो ये हो गया ध्वनि साम्य विधि। दूसरी विधि क्या होती है? अक्षर बोध विधि। बच्चों को स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण करना और वर्णों की पहचान कराना बताया जाता है, कि बच्चों को बताए पहले कि भाई ये जो आप बोल रहे हैं ये तो स्वर है और ये व्यंजन है। सबसे पहले तो बच्चों को इन्हीं वर्णों की पहचान बताई जाए और साथ ही साथ उन्हें मात्रा का भी ज्ञान करना सिखाया जाए या मात्रा का भी ज्ञान कराया जाए, मात्रा और शब्दों को भी सिखाया जाए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो सबसे पहले आप मात्राओं का, शब्दों का ज्ञान कराएंगे और उससे भी पहले आप उसको वर्ण सिखाएंगे, ठीक है, वर्णों का ज्ञान कराएंगे। उसमें ये बताएंगे कि इतने स्वर है, ये स्वर है और बच्चों ये यहाँ से व्यंजन आपके शुरू होते हैं, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। साथ साथ मात्राओं का ज्ञान कराए। तो ये थी हमारी अक्षर बोध विधि। पहली क्या थी? ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि। तीसरी क्या है? कविता विधि। बच्चों को कविता और गीतों के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिससे क्या होता है? बच्चों को पढ़ने में अत्यधिक रुचि आती है, बच्चे अत्यधिक रुचि लेते हैं। इसीलिए हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में, पठन सिखाने में कविता विधि का, ठीक है, कविता विधि का। पहली क्या थी हमारी? पहली विधि क्या थी? सबसे पहली विधि हमारी थी दोस्तों यहाँ पर ध्वनि साम्य विधि, फिर अक्षर बोध विधि, फिर कविता विधि। आगे हम बात करेंगे कहानी विधि। कहानी सुनाकर भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कहानी सुनने में बच्चों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है और उनको वो चीजें क्या करती है? हमेशा याद भी रहती है। कहानी विधि से हम बच्चे की मानसिक शक्ति का भी विकास करते हैं, उसकी स्मरण शक्ति का, ठीक है। तो चित्रों के माध्यम से आप कहानी सुनाएं और बच्चे को याद करा सकते हैं, ये भी एक विधि है। पांचवी क्या है? वाक्य विधि। छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना और लिखना सिखाया जा सकता है, ये भी एक विधि है। तो हमने 5 विधि के बारे में बात की। किसकी विधि? हम पठन की विधियां देख रहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 नंबर में कि पठन की विधि बताइए, कोई भी 2 या 3 ऐसे करके पूछे या खाली ऐसे पूछे पठन की विधियां, तो आप लिखेंगे ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि, कविता विधि, कहानी विधि और वाक्य विधि। कविता, कहानी, वाक्य विधि, ठीक है, अक्षर बोध विधि और ध्वनि साम्य विधि, ये 5 विधियां थी पठन की। क्लियर? सारे सब्जेक्ट हो गया अनामिका। बिल्कुल शुरुआत की क्लास में यही क्लियर किया था मैंने, आपकी जो कल डाउट क्लास ली थी कि आपके हर सब्जेक्ट पूरे होंगे, समय से पहले पूरे होंगे, बस आप उनको मेरे हिसाब से कराने दीजिए। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कौन सा सब्जेक्ट में कैसे पूरा करवाऊंगी, ठीक है। अब जल्दी से एक आंसर करिए कि पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से मैंने आपको बताए। अब आपकी बारी है कमेंट बॉक्स में आंसर करने की, तुरंत करिए अभी। पठन कौशल के बाधक तत्व, यानी जब हम पढ़ना सिखाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो बाधक के रूप में सामने आ रही थी पठन सिखाते समय या पठन करते समय, कौन कौन सी ऐसी बातें थी बताइए। बहुत बढ़िया। कला का अभाव सुशील ने बताया, कहानी विधि ब्यूटी वर्मा ने बताया, रीडिंग अनामिका, पढ़ने में है रुचि अंजना, सुशील रुचि का भाव, विशु रुचि का भाव आपने बताया, संरचना कम दिखाई देना, बिल्कुल ये भी हो सकता है, एकाग्रता का अभाव, बहुत बढ़िया, पढ़ने में अभाव, चिंतन का अभाव, फिरोज ने बिल्कुल सही बताया, जस्सी ने बताया रुचि का अभाव, विनीता बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्लियर। स्तुति बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए कोशिश करिए हिंदी में लिखने की, जैसे आप लिख रहे हैं ना आशु आई प्रॉब्लम, ऐसे मत लिखिए, आप उसको हिंदी में ही लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। आप पेपर में आई प्रॉब्लम करके इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, वहां आपको यही लिखना होगा कि उसको देखने में परेशानी आ रही है, ऐसे ही आपको हिंदी में ही वहां लिखना होगा। आगे बढ़े, दूसरा चैप्टर हमारा शुरू होता है, दूसरी यूनिट शुरू होती है लेखन। लेखन के बारे में यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों कि लेखन क्या होता है। लेखन दूसरा स्टेप है भाषा कौशल का।
या आप कह लीजिए कि लेखन उन भाषा के जो हमने कौशल बताए थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसमें चौथा कौशल, अगर नंबर की बात करें तो चौथा कौशल है, यानी सबसे लास्ट में सिखाया जाता है। जो कर्म था हमारा भाषा कौशल का, सुबोपाली जो हमने जाना, उसमें ये कर्म में चौथा है लेखन। लेखन की बात करेंगे तो दोस्तों जब हम अपने मन के जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, उनको शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए एक लिपिबद्ध रूप में लिखते हैं, यानी चिन्हों के रूप में लिखते हैं, वर्णों के रूप में लिखते हैं, उसे ही हम लेखन कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जब हम अपने मन के बाहरी और भीतरी भावों को, विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए उन्हें लिपिबद्ध करते हैं, यानी लिखते हैं, यही क्या कहलाएगा? लेखन कहलाता है। लेखन की अगर बात करें, लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी रूपांतरण है। ये जो ट्रिक है ना, ये पहली लाइन लिखने की, तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए, मान लीजिए किसी भी टर्म, कोई भी टर्म आपसे पूछी जाती है, लेखन, पठन, ठीक है, और मान लीजिए संप्रेषण, इस तरह से कोई भी आपसे पूछी जाए और आपको उसका इंग्लिश में मीनिंग भी पता है कि इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपकी एक लाइन तो बिना कुछ आए यहाँ से तैयार हो जाती है कि जैसे मान लीजिए लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी रूपांतरण है, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, पठन शब्द अंग्रेजी के रीडिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ऐसे लिखते हैं। जब मान लीजिए आपसे आंसर नहीं बन रहा है और आपको उसका बस इंग्लिश में मीनिंग पता है, तो ऐसे भी आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की। आगे बात करेंगे, लेखन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिखना ही होता है। और भाषाई कौशल सुबोप वाले जो हमने शॉर्ट में उसका नाम बताया, उसमें कर्म में ये चौथा होता है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या आता था? सुनना, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बोलना, फिर क्या आता था? पढ़ना, और चौथे नंबर पर क्या आता था? लिखना आता था। तो यानी कर्म में चौथा है। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जब हम उसे प्रतीकों या अक्षरों के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे ही लेखन कहते हैं, वही लेखन कहलाता है। जो भी हम बोल रहे हैं, जब हम उसको प्रतीकों या अक्षरों के रूप में व्यक्त करें, तो वो लेखन कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु आप कैसे सिखा सकते हैं अच्छा लेखन। अगर उसकी बात करें तो आपसे एक सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है महात्मा गांधी जी के अनुसार, ठीक है, या तो आपको डेफिनेशन देके पूछ ले गए ये डेफिनेशन किसके अनुसार है, तो बहुत आसान सी है। या आप खुद भी अगर आपसे पूछा जाए कि आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु किस किस ने अपने विचार प्रकट किए, तो उनमें सबसे पहले आप महात्मा गांधी जी के बारे में बता दीजिएगा कि महात्मा गांधी जी के अनुसार बच्चों को लिखना सिखाने से पूर्व इन्हें चित्रकला सिखाना चाहिए। कि भाई अगर बच्चों को अच्छा लेखन आप सिखाना चाहते हैं, उससे पहले उन्हें चित्रकला सिखाइए। और ये जो इन्होंने ये बात कही, ये अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इसको फॉलो भी किया जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा शुरुआती दौर पे स्कूल में आता है, तो उसको क्या शुरुआत में आप ऐसे ए लिखना सिखा देंगे? नहीं, सबसे पहले हम उसको ऐसे खड़ी मात्रा का ज्ञान कराएंगे, ठीक है, उसको ऐसे लाइन खींचना, लाइन ड्रॉ करना ही सबसे पहले हम उसको सिखाएंगे। यानी चित्रकला से ही हम शुरुआत करते हैं बच्चे को लिखना सिखाने की। और यही इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार अक्षर भी एक क्या है? चित्र है। इन्होंने कहा अक्षर भी एक क्या होता है? चित्र होता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों लेखन के महत्व क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने पठन के महत्व जाने थे, अब हम लेखन के महत्व जानेंगे। अब आपसे लेखन के महत्व की जगह पर लेखन की उपयोगिता पूछ ली जाए, लेखन के उद्देश्य पूछ लिए जाए, ठीक है, और मतलब इसी से संबंधित लेखन की विशेषताएं पूछ ली जाए, तो आप यही लिखेंगे जो अब आपको मैं बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, आपको समझ में रखना है कि इसकी क्या क्या महत्व है, वही आपकी उपयोगिता में काम करेगा, वही आपकी विशेषताओं में काम करेगा। सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों हम, लेखन से बच्चों की अक्षर बनावट में सुधार होता है, जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। तो यही है सबसे पहली और जरूरी बात। तो लेखन का महत्व क्या है? जब बच्चे को लिखना आएगा, उसकी वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, तो अक्षर बनावट में उसका सुधार होता चला जाएगा, ठीक है, उसकी हस्तलिपि कैसी होगी? सुंदर हो जाएगी। दूसरा क्या है? लेखन से बच्चों में बौद्धिक विकास भी होता है। लेखन से कौन सा विकास? बौद्धिक विकास भी होता है।
तो ये भी इसका एक महत्व है, उपयोगिता है, विशेषता है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। आगे बात करें तो लेखन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जितना बच्चे लिखेंगे उनको नए नए शब्द उनके सामने आएंगे, है ना, तो उनके शब्द भंडार में जितने शब्द वो जानते हैं उसमें वृद्धि होगी, शब्द भंडार में वृद्धि होगी। आगे बात करेंगे, अनम बिल्कुल हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा क्लास के खत्म होने के बाद, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं तो लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियां कम होंगी और एक हद तक जब वो बहुत अच्छे से लिखना सीख जाएगा, उसको भाषा के जितने भी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं, उनका सही ढंग से ज्ञान हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो त्रुटियां भी करना बिल्कुल बंद कर देगा या त्रुटियां कम कर देगा करना, ठीक है। तो ये भी इसका एक महत्व है कि लेखन से क्या होगा, बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियां कम होंगी। लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है, ठीक है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तो लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आएगी और मात्रात्मक त्रुटियां कम होगी, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, उसकी हस्तलिपि सुंदर होगी। तो ये सभी इसकी महत्व थे, विशेषताएं थी, उपयोगिता थी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमने पढ़ना सीखने के लिए कुछ मुख्य तत्व जाने थे या पढ़ना सीखने के लिए किन्हीं मुख्य बातों को जिनको ध्यान में रखना चाहिए पठन के जाने थे, ऐसे ही हम अब लिखने के जानेंगे लेखन सीखने के मुख्य तत्व या प्रमुख बातें जो हमें लिखना सिखाते समय, सीखते समय ध्यान रखनी चाहिए। इसकी बात करें तो लिखते समय सबसे पहले बच्चों के बैठने का उचित ढंग हो। उचित ढंग कैसा होगा लिखते समय, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत उनको बिल्कुल ना डले, इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों को लिखना सिखाने से पहले उनकी बैठने की उचित व्यवस्था, उनको उचित ढंग आपको सिखाना है। दूसरी बात करें तो लिखने की कॉपी और आंखों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तीसरी क्या प्रमुख बात हमें जो ध्यान रखनी है, बच्चों की सुंदर लेख की प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए जिससे वो प्रोत्साहित हो और अच्छा करने के लिए और बाकी बच्चे भी प्रोत्साहित हो, ठीक है। जो बच्चा ज्यादा सुंदर लिखता है उसकी हम लेख की प्रदर्शनी लगा सकते हैं। आगे और महत्व क्या हो सकते हैं, तो लिखने के लिए समय और वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। समय का कैसे, अब आप उनको वहां पर उचित व्यवस्था नहीं है, आपके क्लासरूम में अंधेरा है, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक उचित वातावरण और समय भी हो ताकि बच्चों की इंद्रियों पर आवश्यकता से अधिक जोर ना पड़े कि अगर अंधेरा है उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन बातों का ध्यान भी हमें लिखते समय, लिखना सिखाते समय, लिखवाते समय ध्यान रखना चाहिए। अगला एक और महत्व जानेंगे तो हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए कि कई बार बच्चे कहीं से भी लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये भी इसका बच्चों को सिखाना है कि हिंदी में जो लिखने का क्रम होता है वो बाएं से दाएं होता है। छठा महत्व है कलम पकड़ने का सही ढंग। आपको इनमें से सिर्फ पांच याद रखने हैं, या आप कह लीजिए एग्जाम टाइम पे आपको इनमें से 5 ही ध्यान रखने हैं। जो आपको इनमें से एक टफ लगता हो या ऐसा लगता हो कि आपको याद नहीं रहेगा, उन एक को छोड़ करके 5 आपको ध्यान रखने हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये 6 के 6 अभी फिलहाल में याद भी हो गए, ठीक है। क्या क्या थे, सबसे पहले तो बैठने का उचित ढंग सिखाएं बच्चों को, कमर की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो सीधी हो, झुककर ना लिखे, कॉपी और आंखों के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी हो, बच्चों का सुंदर लेख, जो बच्चे सुंदर लिखते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाएं, समय और वातावरण का ध्यान रखिए और बाएं से दाएं लिखना सिखाइए हिंदी शब्दों को, और कलम पकड़ने का उचित ढंग होना चाहिए। बिल्कुल। आगे बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर अब लेखन के दोष कौन कौन से हो सकते हैं या अशुद्धियां कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। लेखन के दोष और अशुद्धियां महत्वपूर्ण है, पहले भी आपका 2 बार पूछा जा चुका है। तो लेखन संबंधी अशुद्धियां पूछ ले, दोष पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहला है दोस्तों, आप खुद भी सोच करके चलिए कि जब लिखने में गलतियां होती हैं तो कैसी कैसी गलतियां हम करते हैं। मात्रा से संबंधित कर सकते हैं, या तो कहीं छोटा ऊ की मात्रा देनी थी, बड़े ऊ की मात्रा हमने वहां दी, ठीक है। और कैसी गलतियां हम कर सकते हैं, हम वहां पर
चंद्र बिंदु लगाना यानी अनुनासिक विसर्ग, इन सभी चिन्हों की हम गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में हम भी कई बार कर जाते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों मात्रा संबंधी अशुद्धि। अगर पूछे आपसे कि लेखन में कौन कौन सी अशुद्धियां करता है बच्चा, कौन कौन से दोष है, तो कैसे लिखेंगे? पहला है मात्रा संबंधी अशुद्धियां, यानी बच्चे को ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं में अंतर नहीं समझ पाते। बच्चे ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग कर देते हैं और दीर्घ मात्रा के स्थान पर ह्रस्व मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। तो पहली तो अशुद्धि यही होती है। आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मात्रा से संबंधित अशुद्धियां बच्चे करते हैं। ये तो आप अपने आप लिख जाएंगे कि कैसी हो सकती है कि भाई छोटा ऊ की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा दी, यानी ह्रस्व मात्रा की जगह दीर्घ मात्रा और दीर्घ मात्रा की जगह गलती से बच्चा ह्रस्व मात्रा का प्रयोग कर देता है। यही तो मात्रा से संबंधित अशुद्धि हुई। जैसे एग्जाम्पल भी आप उसके साथ में एग्जाम्पल भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे गणित ऐसे लिखते हैं लेकिन बच्चे ने गलती से यहाँ पर दीर्घ मात्रा का प्रयोग किया। ठीक है, रवि ऐसे लिखते हैं लेकिन बच्चे ने गलती से ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से आप उदाहरण देने की भी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर साथ साथ पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे दूसरी अशुद्धि के बारे में, तो शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग। यानी दोस्तों बच्चे जो सिमिलर से वर्ड्स होते हैं, एक समान शब्द वर्ण होते हैं, देखने में एक समान लगते हैं, उनमें बच्चे अंतर नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए ध लिखा हुआ है और घ है, इन दोनों के बीच में बच्चे अंतर नहीं कर पाते, मैं और भ में अंतर नहीं कर पाते। तो ये भी एक अशुद्धि का आप कह सकते हैं प्रकार है। तीसरी बात करें और कैसे अशुद्धियां बच्चे करते हैं, तो ये हो सकती है अनुस्वर और अनुनासिक संबंधित दोष। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा, और अनुस्वार अनुनासिक संबंधित दोष कैसे बच्चे करते हैं लिखते समय वो भी आप जानिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक की। अनुनासिक वे स्वर जो नाक और मुख दोनों की सहायता से बोले जाए, दोनों की सहायता से उत्पन्न हो, उनको हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक यानी मुख और नाक दोनों की सहायता से उत्पन्न हो, दोनों की सहायता से उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। और अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है? ये चंद्र बिंदु होता है अनुनासिक का चिन्ह। तो इसके संबंधित अशुद्धियां कैसे करेंगे कि भाई बच्चे को आंख ऐसे लिखना था लेकिन उसने अनुनासिक की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया, यहाँ पर भी अनुनासिक की जगह उसने अनुस्वार का प्रयोग कर दिया और वर्तनी में उसकी क्या हो गई? अशुद्धि हो गई। आगे बात करेंगे, अब हम अनुनासिक हमने जान लिया, अनुनासिक कौन से स्वर होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो। आगे बात करेंगे अनुस्वार, जो केवल नासिका से उत्पन्न हो, नासिका विवार से उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले तो इसका चिन्ह समझिए आप, ये चिन्ह होता है अनुस्वार का, इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। तो एवं ऐसे लिखना था, बच्चे ने इसकी जगह किसका प्रयोग कर दिया? अनुनासिक का प्रयोग कर दिया। तो इस तरीके से ये जो अशुद्धि थी ये किससे संबंधित थी? अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष था, अशुद्धि थी। आगे हम बात करेंगे और कैसी अशुद्धियां बच्चे करते हैं लेखन करते समय, तो वर्णों का अनावश्यक लोप कर देते हैं। लोप का मतलब होता है कि किसी वर्ड को छोड़ देना, लिखते समय किसी अक्षर को छोड़ देना। ठीक है, तो अनावश्यक लोप कर देते हैं, ये भी एक अशुद्धि का प्रकार होता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो पांचवा है वाचन संबंधी अशुद्धियां भी, वचन संबंधी अशुद्धियां भी होती है। जैसे बच्चे एक वचन को बहुवचन लिखने की गलतियां अनेकों बार करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एक वचन का कोई उदाहरण लिखना था कि लड़की आ रही है, तो लड़की की जगह उसने क्या लिख दिया? लड़कियां। ठीक है, लड़कियां लिख दिया। नारी की जगह नारियां लिख दिया। एक वचन में लिखना था उसने बहुवचन में लिख दिया, जहां बहुवचन में लिखना था ठीक है वहां एक वचन में लिख दिया। कुत्ते खाना खा रहा है ऐसे लिख दिया। तो ये सब कैसे होती है? वचन संबंधी अशुद्धियां होती है। तो ये 5 हमने अशुद्धियां जाने किसकी थी? ये लेखन में दोष और अशुद्धि कौन कौन सी हो सकती है। पहली कौन कौन सी थी? मात्रा संबंधी,
दूसरी क्या थी, अनुस्वार अनुनासिक संबंधी, अनावश्यक शब्दों का लोप करना, वर्णों का लोप करना। और कौन सी थी कि दीर्घ मात्रा के स्थान पे ह्रस्व मात्रा का प्रयोग करना, ठीक है। और कौन सी थी, शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग करना। और साथ ही साथ हमने जाना वचन के संबंधी अशुद्धियां भी बच्चे करते हैं। ये सभी प्रकार थे लेखन संबंधी दोष और अशुद्धियों के। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम जानेंगे अशुद्धियां जो बच्चे करते हैं लेखन संबंधी, उनको दूर करने के उनको क्या उपाय है। अब देखिए दोस्तों, एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे, चाहे तो आपसे पठन की अशुद्धियों को दूर करने का पूछा जाए या पूछा जाए लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, दोनों में आप सेम लिखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख बिल्कुल आगे भी देख पाएंगे ऐसा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, चाहे वो पठन से संबंधित हो चाहे लेखन से संबंधित हो। सबसे पहली और जरूरी बात, उपाय क्या होगा कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास कराना। ये एक पहला उपाय है कि भाई उनको जब बार बार अभ्यास करवाएंगे शुद्ध उच्चारण करने का तो सीख जाएगा बच्चा, शुद्ध लेखन का बार बार अभ्यास कराएंगे तो वो सीख जाएगा। दूसरा है बारह खड़ी का अभ्यास कराना, जिससे सभी मात्राओं की अशुद्धियां दूर हो जाए। तो जितने भी मात्राएं होती है उनका बार बार अभ्यास कराया जाए, ठीक है। आगे बात करें, व्याकरण का समुचित ज्ञान बच्चे को हो, वचन पता हो, से एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, एक वचन का प्रयोग कहाँ करना है, बहुवचन का प्रयोग कहाँ करना है, लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन सी वस्तुएं या व्यक्ति आएंगे, पुल्लिंग में कौन से आएंगे, तो व्याकरण का समुचित ज्ञान उसको हो। चौथा है वर्णमाला का सही ज्ञान हो, ठीक है। साथ ही साथ वाचन अभ्यास कराना, जिससे अशुद्धियों का पता चल सके। अब बच्चे से वाचन करवाएंगे तो तभी तो हमें पता चलेगा कि ये बोलने में भी अगर गलती कर रहा है तो लिखने में तो डेफिनेटली करेगा। तो उससे क्या करेंगे, वाचन करवाएंगे और पता करेंगे कि बच्चा कहाँ कहाँ अशुद्धियां कर रहा है। अगर वो बोलने में भी उसको गलत बोल रहा है, उसका गलत उच्चारण कर रहा है, तो वो लिखने में भी गलत ही लिखता है, ठीक है। तो वो दूर करना। आगे है बच्चों से शब्द पुस्तिकाएं बनवाना। ये क्या होती है शब्द पुस्तिकाएं, यानी जैसे डायरी होती है, तो बच्चों के पास एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी नोटबुक हो जिसमें वो जितने भी नए शब्द सीखे या जिन शब्दों के उच्चारण में वो गलतियां कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट उसमें वो बना करके रखे और उनको बार बार अभ्यास करते रहे। ये सारे उपाय थे अशुद्धियों को दूर करने के, ठीक है। यानी अभ्यास करवाना बार बार, शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का, मात्राओं की अशुद्धियां दूर करने के लिए मात्राओं का अभ्यास कराना, व्याकरण का समुचित ज्ञान, वर्णमाला का सही ज्ञान और शब्द पुस्तिकाएं बनवाना बच्चों से। ये सभी उपाय थे अशुद्धियों को दूर करने के। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। यहाँ से हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और हमने पठन लेखन जहाँ से प्रश्न बनते थे जो महत्वपूर्ण था वो सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और अपने टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं गाइस कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोलते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। इस प्रकार वर्ण उस ध्वनि को हम कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण और अक्षर, वर्ण पूछा जाए, अक्षर पूछा जाए, आप तब भी वही बताएंगे। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसमें कि किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है और उस निश्चित क्रम के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों, जो वर्णों का समूह होता है अगर वो निश्चित क्रम में है तो वर्णों के निश्चित क्रम वाले समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है।
क्लियर है आपको? वर्णमाला आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? वर्णों के निश्चित क्रम वाले समूह को वर्णमाला कहेंगे, और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, हम इनको दो आधार पर बांट सकते हैं हिंदी वर्णमाला को, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम एक एक करके स्वर के बारे में जानेंगे, व्यंजन के बारे में जानेंगे। वीडियो चलने बफरिंग हो रही है, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं अभी क्लियर करती हूँ जो भी इस तरह का डाउट है, ठीक है? 1 सेकंड रुकिए आप सभी। अभी बिल्कुल क्लियर है, कोई बफरिंग नहीं है। एक बार रिफ्रेश करिए, मैंने बिल्कुल नेटवर्क चेक कर लिया है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। अभी एक बार रिफ्रेश करिए और कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल अंजना, सुशील, एक बार कमेंट करिए। क्या अभी भी बफरिंग हो रही है? कोई कमेंट करके बताएगा। अभी ठीक है, क्लियर है, ओके। सब सही है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है पवन? ओके, सही है। एक बार आप भी रिफ्रेश कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल विनीता, चलिए आगे बढ़े। हम बात कर रहे थे, मैंने आपको अभी यही बताया कि जो वर्णों का निश्चित कर्म होता है और निश्चित कर्म वाले समूह को वर्णों के हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, यानी बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के जिसका उच्चारण किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो स्वर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाए, स्वतंत्र रूप से किया जाए, उन्हें हम स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, और स्वर, इन 11 स्वर को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। कौन कौन से वो प्रकार इसके हो सकते हैं? स्वर के प्रकार की अगर हम बात करें तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। इन 11 स्वर को हमने उन 3 प्रकार में विभाजित किया है। कैसे कैसे, चलिए देखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। इसको दोस्तों एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों कहेंगे एक मात्रिक स्वर? ह्रस्व से ही आप मतलब समझ सकते हैं, ह्रस्व का मतलब होता है कम या छोटा, है ना? तो जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, ए, ई, उ, रे। आपने देखा इनको बोलते समय, इनको उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगा हमें, ठीक है? एज कंपेयर टू जो बाकी आपके स्वर हो गए, जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, औ, इनके मुकाबले इसमें कम समय लगा उच्चारण करने में। आप खुद भी उच्चारण करने के साथ साथ देख सकते हैं, ए, ई, उ, रे, ठीक है? इनको उच्चारण करते समय कम समय लगा, जिसकी वजह से हमने इन्हें ह्रस्व स्वर कहा। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम।
दीर्घ स्वर। तो 3 प्रकार होते हैं स्वर के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर के लगभग 2 गुना समय लगता है या ज्यादा समय लगता है, उनके ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है या 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। इसको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, तो भी आप यही बताएंगे जो दीर्घ स्वर में आप बताएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 क्या होते हैं? ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। क्लियर? तीसरा जो इसका प्रकार है वो क्या है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का प्रयोग दोस्तों हम संस्कृत में करते हैं। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से लगभग 3 गुना समय लगे, यानी दीर्घ से भी ज्यादा समय जिसमें लगे, उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। इसको हम त्रिमात्रिक काल या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व के मुकाबले 3 गुना समय लगता है। और इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं? जैसे उदाहरण आपके सामने है, जैसे हम ओम, हे राम, ठीक है, या किसी को आवाज लगाने में मोहन, सोहन, इस तरीके से। ठीक है, यानी जब हम उनका उच्चारण करते समय अधिक समय ले, बहुत अधिक समय ले या 3 गुना ज्यादा समय ले, वो सभी स्वर कौन से होंगे? प्लुत स्वर होंगे। तो ऐसे हमने विभाजित कर लिया है। ठीक है, ये संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। अगर बात की जाए तो 7 तो दीर्घ स्वर और 4 हो गए ह्रस्व स्वर, तो कितने हो गए? कुल मिलाकर के 11 स्वर हमने जान लिए। स्वर के 3 प्रकार हमने देख लिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। क्लियर? अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम शब्द के बारे में भी जानेंगे, वाक्य के बारे में भी जानेंगे। अभी स्वर हमने बात कर ली, व्यंजन भी आगे क्लियर करेंगे। बिल्कुल, उससे पहले हम थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि जो भाषा होती है, भाषा किसे कहते हैं। इसके अंदर फिर से हम स्वर की बात करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि व्यंजन छोड़ दिए, व्यंजन के बारे में अभी जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा और शुरुआत से इसको लेकर के चलेंगे। मैंने लिखा हुआ था तो मैंने इसको इसके साथ ही एडजस्ट कर दिया। तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भाषा शब्द किस शब्द से बना है, तो संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करता है, दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करने का। सुशील मिश्रित स्वर, आगे बात करेंगे इनके बारे में जब थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अभी बेस बन रहा है आपका। ठीक है, बिल्कुल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, और धीरे धीरे इनके बारे में। ऐसा नहीं है कि आपने ये स्वर पढ़ लिया इसके बाद आपको आगे ये टॉपिक नहीं मिलेगा। आगे 10 बार ये टॉपिक मिलेगा, क्योंकि आपके जो आरंभिक स्तर पर भाषा विषय है, इसमें आपको लास्ट तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, मिश्रित स्वर, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। यहां हम बात करेंगे दोस्तों, भाषा के 3 खंड होते हैं या 3 इकाइयां होती है। कौन कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होता है? वर्ण के बारे में हमने सबसे पहले जाना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा, हमने शब्द के बारे में आगे बात करेंगे, शब्द क्या होता है। और तीसरा होता है इसकी इकाई वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई की अगर बात करें तो वाक्य कहलाती है। तो भाषा के 3 खंड है, वर्ण, शब्द और वाक्य। आगे बात करेंगे, हाँ, भाष में हलंत लगा हुआ है। बिल्कुल सही विनीता, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। ये मैंने जब इसको हाईलाइट किया तो ये हट गया। ठीक है, ऐसे देखिए, भाष में हलंत लगा हुआ है। संस्कृत शब्द है भाष, जिसका अर्थ होता है बोलना। आगे हम बात करेंगे दोस्तों वर्ण के बारे में, एक बार फिर से जानेंगे और फिर आपके सामने स्वर और व्यंजन आएगा। वर्ण के बारे में हमने अभी क्या जाना था कि वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है।
ठीक है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते, यानी इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको अनाशवान कहते हैं, जिसका नाश न हो सके, जिसका और उसको और छोटा ना किया जा सके और विभाजित ना किया जा सके। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णमाला को दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11, व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। आइए एक बार फिर से स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर का उच्चारण स्थान बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, हमने जान लिया है, ठीक है, उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब थोड़ा सा व्यंजन के बारे में बात करेंगे और फिर इनका डीप लेकर के चलेंगे और ज्यादा, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको हम क्या कहेंगे दोस्तों? व्यंजन कहेंगे। क्लियर? यहीं पर आप देखेंगे, ये कुछ एक टेबल की हेल्प से आपको बताया गया है कि वर्ण भेद यानी वर्णों को हम जो दो भागों में बांट रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो स्वर है जिसके 11 स्वर होते हैं, वो कैसे कैसे हमने विभाजित किए थे। ह्रस्व स्वर ए आ ई उ री, जिन्हें हमने एक मात्रिक भी कहा। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, इन्हें हमने द्विमात्रिक कहा। प्लूत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वर की अगर बात करें दोस्तों, जैसे आपका संयुक्त स्वर, थोड़ा सा स्पेस यहां हम बढ़ाएंगे तो यहां हम लिखेंगे संयुक्त स्वर। सबसे पहले जो आपका जितने भी ये दीर्घ स्वर है ये सभी संयुक्त स्वर कहलाएंगे। जितने भी दीर्घ स्वर है सातों के सातों संयुक्त स्वर कहलाएंगे। संयुक्त स्वर का मतलब होता है दो स्वर आपस में एक साथ मिलते हैं, ठीक है, और संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं या दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। दीर्घ स्वर को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि दो वर्णों के मेल से बना होता है। किस किस के? जैसे आ है, ठीक है, दीर्घ स्वर है तो ए और ए के मेल से मिलकर के बना आ। इसी तरीके से दीर्घ ई, ये किस किस के मेल से बना? तो ह्रस्व ई के मेल से बना बड़ी ई। इसी तरह से ऊ, तो ये ऊ और छोटे ऊ की हेल्प से बना, ठीक है। ए की बात करेंगे तो ये ए और ए से मिलकर के बना। इसी तरीके से ए की बात करेंगे, ठीक है, ए की बात करेंगे तो ये ए और ई से मिलकर के बना होता है। और ए की जब हम बात करेंगे तो ये ए और ए से मिलकर के बनेगा। इसको क्लियर करके लिखते हैं। ए किस किस स्वर से मिलकर के बनेगा? तो ए और ई से मिलकर के। ए बनेगा ए और ए से मिलकर के, ठीक है। ओ बनेगा ए और ऊ की मदद से, और औ बनेगा ए और ओ की मदद से। तो ये सभी सातों क्या है? ये सभी संयुक्त स्वर है जिनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्लियर है? अब बिल्कुल क्लियर है आप सभी को संयुक्त स्वर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे दोस्तों व्यंजन। इस स्वर हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे होते हैं 33 और प्रमुख रूप से व्यंजन में कौन कौन आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं। अभी बिल्कुल घबराना नहीं है देख करके कि स्पर्श व्यंजन क्या लिखा हुआ है, अंतस्थ व्यंजन क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इन सबको मिलाकर के कुल 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या की अगर बात करें 4 होते हैं। 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 ही आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में। यहां से आपका व्यंजन टॉपिक शुरू होता है।
स्वर हमने जान लिया। इतना आप लोग जानते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच में अंग और आह आता है, वो ना तो स्वर की कैटेगरी में होता और ना ही व्यंजन की, तो क्योंकि वो व्यंजन से पहले आता है तो इसीलिए हम इसको व्यंजन से पहले ही जानेंगे, ठीक है। जिनको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार यही इनकी बात करेंगे, अयोगवाह किसे कहते हैं। स्वरों की हमने बात कर ली, उसके बाद अयोगवाह आएंगे और उसके बाद देन हम व्यंजन की बात करेंगे। अयोगवाह की गणना ना तो स्वर में होती है ना ही व्यंजन में होती है। जिन वर्णों की गणना ना तो स्वर में हो ना व्यंजन में हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे। अयोगवाह के अंतर्गत ये 3 वर्ण आते हैं, कौन कौन से, अब इनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, चलिए जानिए। सबसे पहले बात करेंगे अनुस्वार की। तो अनुस्वार के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जाना था, ठीक है, अनुस्वार के बारे में कि ये इस तरह का साइन होता है बिंदी वाला अनुस्वार का। इनका उच्चारण किसकी हेल्प से किया जाता है, केवल और केवल नाक की मदद से, ठीक है। नाक विवार से इनका उच्चारण किया जाता है, उन्हें ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, जंगल, तिरंगा, इन सभी में इस बिंदी का प्रयोग किया गया है, तो ये किसका प्रयोग है, ये अनुस्वार। आगे बात करें अनुनासिक, तो अनुनासिक के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था कि अनुनासिक नाक और मुंह दोनों की मदद से जिनका उच्चारण किया जाए उन्हें अनुनासिक कहेंगे। और इसका साइन कैसा होता है, तो ये चंद्र बिंदु वाला इसका साइन होता है। उदाहरण आपके सामने है, जैसे हंस, ठीक है, आंख, ये सभी उदाहरण होते हैं अनुनासिक के। अब एक जो रह जाता है वो विसर्ग होता है। विसर्ग का प्रयोग ज्यादातर हम कहाँ करते हैं, संस्कृत भाषा के शब्दों में करते हैं। तो विसर्ग वर्ण भी स्वरों के बाद ही आते हैं। इनका उच्चारण है व्यंजन की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, ठीक है, इस विसर्ग का उच्चारण है वर्ण की तरह किया जाता है, वर्ण की तरह किया जाता है, जैसे अतः, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने जान लिया अयोगवाह। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। स्वर हो गए, अयोगवाह हो गए, देन हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या था, व्यंजन की परिभाषा क्या थी कि जिन वर्णों का उच्चारण हम कैसे करेंगे, स्वरों की सहायता से करेंगे, उन्हें हम व्यंजन कहेंगे, ठीक है। जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करेंगे उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, तो 33 होती है। व्यंजनों के का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं, तो 4 भागों में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं व्यंजनों का। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन से है, अंतस्थ व्यंजन कौन से है, उष्ण व्यंजन कौन से है, संयुक्त व्यंजन कौन से है। अब एक एक करके इनके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों स्पर्श व्यंजन के बारे में। आपकी लास्ट यूनिट तक इन्हीं सबको मिक्स करके आखिरी तक ले जाया गया है इस सब्जेक्ट में। आपका स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, तो दोस्तों स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान को या मुख के किसी भाग को टच करती है, स्पर्श करती है, छूती है, तो उसे ही हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भाग से टकराए या मुख के किसी भाग को स्पर्श करे। मुख के भाग कौन कौन से होते हैं, कंठ होते हैं, गला, ठीक है, तालु, मूर्धा, ये सभी किसके अंग होते हैं, हमारे मुख के अंग होते हैं। तो हवा जब इनसे स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उच्चारण करते समय, उन सभी व्यंजनों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है 25। अब ये 25 कैसे कैसे होंगी, चलिए बात करें। जैसे दोस्तों आपके का से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण आएंगे ये सभी स्पर्श व्यंजन के आएंगे। अब जितने भी ये वर्ण होते हैं कैसे म तक के, इनको हम वर्गों में विभाजित करते हैं, 5-5 का समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम रखते हैं उसके पहले
पहले व्यंजन के नाम के आधार पर। जैसे हमने पहला वर्ग बनाया क वर्ग, ठीक है, तो इसमें इसी के साथ 5 वर्ण आएंगे, 5 वर्णों का समूह जो क से यहाँ अंग तक होगा, ये सभी किस में आएंगे, क वर्ण में आएंगे। तो कौन कौन से, क ख ग घ अंग, ये सभी 5 वर्ण क वर्ग के हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। हालांकि जो उच्चारण स्थान है वो हम आगे भी बात करेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। दूसरा वर्ग कौन सा है, च वर्ग। इसी तरीके से हमने आगे के 5 वर्णों को अलग वर्ग में रखा, च वर्ग में, अगले 5 वर्णों को हमने ट वर्ग में रखा, फिर हमने अगले 5 वर्णों को त वर्ग में रखा और अगले 5 वर्णों को प वर्ग में रखा। तो क च ट त प ये 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के। और इन सभी 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं या 5-5 व्यंजन होते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो कुल मिलाकर के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। आपको इनका कर्म भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ड किस वर्ग में आता है, तो उसके लिए आपको ये वर्णमाला याद होनी चाहिए, ठीक है। स्वर आपको क्लियरली याद है। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को वर्णमाला पूरी याद है, किस किस को वर्णमाला पूरी याद है, जल्दी से बताइए। तो जिस तरीके से हमने क वर्ग में क ख ग घ ड ये इनको अंग, ठीक है, इनको इंक्लूड किया। अब च वर्ग में च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अण, ठीक है, त थ द ध न प फ ब भ म, यहाँ तक के ये सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, जिसको भी नहीं है वो जरूर याद करे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अंतस्थ व्यंजन की हम बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के यहाँ पर स्वर और व्यंजन के बीच में किया जा सकता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को दोस्तों अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है अंतस्थ व्यंजन को। तो यहाँ यही कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच में या स्वरों और व्यंजनों के बीच में हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल व। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये ज्यादा जरूरी आपके लिए याद रखना है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए, य र ल व, ये इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। आगे बढ़ेंगे, उष्ण व्यंजन या उष्म व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है, उष्ण व्यंजन या फिर उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो मुख से घर्षण करते हुए, मुख के किसी भाग से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उष्ण व्यंजन कहेंगे या फिर उष्म व्यंजन कहेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों बात कर रहे थे जब हम अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन को कि अगर आप चाहते हैं कि परिभाषा भी आपको याद हो तो इस तरीके से देखिए, इसकी परिभाषा यहाँ थोड़ी सी जटिल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु में जो अवरोध होता है, रुकावट होती है, वो बहुत कम होती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप ऐसा लिखिएगा, ठीक है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु निकलते हुए बहुत ही कम अवरोध पैदा करे उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। कौन कौन से होते हैं, य र ल व होते हैं। उष्म व्यंजन आपने जान लिया, उष्म व्यंजन किसे कहेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो मुख से हवा निकलती है वो रगड़ खाती हुई निकलती है, घर्षण करती हुई निकलती है, ठीक है, उनको हम उष्म व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है इनकी संख्या की अगर बात करें तो श स श ह, ये चारों उष्म व्यंजन है। इसके बाद बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन
किसे कहते हैं? जैसे संयुक्त स्वर हमने जाना था कि दो स्वरों के मेल से बना था। अब संयुक्त व्यंजन की हम बात करें तो ये दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाए कौन कौन से है संयुक्त व्यंजन, तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो सबसे पहली बात 4 होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो अक्ष, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 आपके क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। अब आपसे दोस्तों इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि जो अक्षर है ये किस किस व्यंजन के मेल से बना है। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं इसको दिखाने के किस किस वर्णों से बना है। एक तो इस तरीके से आप इसको पूरा खोल करके बताएं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आधा क और श से मिलकर के बना होता है अक्षर। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको यहाँ इसके नीचे भी हलंत लगाना पड़ेगा। जैसे र के नीचे यहाँ हलंत लगा है तो यहाँ भी हलंत लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको भी और यहाँ पर तोड़ करके दिखाते हैं इस ध्वनि को भी, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको फिर हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा अगर आप बाद में अ लिखते हैं। सा, शा, श, ह। ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे त्र। त्र किस किस के मेल से बना है? तो त और र के मेल से बना है। ज्ञ आपसे पूछा जाए तो ज और इ के मेल से बना है। श्र आपसे पूछा जाए तो श और र के मेल से बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क्लियर है आपको? बिल्कुल, तो व्यंजन हमने जान लिए। चारों व्यंजन के जो हमने प्रकार थे उनके बारे में बात कर ली। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं शब्द के बारे में। वर्णों के बारे में हमने जान लिया, अब बारी आती है शब्द के बारे में जानने की। फिर इसके बाद वाक्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं और शब्द के भेद कितने होते हैं उनका हम उदाहरण सहित वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या से अगर हम सार्थक ना लिखे और ऐसे ही बताएं कि भाई 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, तो नहीं, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ सार्थक का प्रयोग किया। ठीक है, बिल्कुल, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप बात करें कि इनकी सार्थकता के आधार पर हम 2 भागों में शब्द को विभाजित कर सकते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। लेकिन इस तरीके से आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये तो इनका विभाजन ऐसे हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर कि भाई एक तो सार्थक हो गया, एक निरर्थक हो गया। लेकिन सार्थक निरर्थक से आपसे प्रश्न नहीं बनता, आपसे अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन साथ साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सार्थक शब्द क्या है, तब आप ऐसे बताएंगे। सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जा सके, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है, जितने भी शब्दों का हम अभी उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सभी कैसे शब्द है? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, वो सभी निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे आपके सामने लिखे गए हैं, जिनका प्रयोग हम ज्यादातर सार्थक शब्दों के साथ करते हैं, जैसे अता पता। ठीक है, तो पता तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन अता क्या कुछ अर्थ देता है, कोई मीनिंग होता है अता का? बिल्कुल नहीं होता। आमने सामने, ठीक है, तो आमने का कोई मतलब ही नहीं होता है। सामने ठीक है सार्थक शब्द है, लेकिन आमने निरर्थक शब्द है। तो इस तरीके से आपसे ये इनकी परिभाषा अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा। बाकी आगे बात करते हैं दोस्तों, शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है? तो स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर,
अर्थ के आधार पर और उनके प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर स्रोत के आधार पर। ठीक है, कि यानी शब्द कहाँ कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्रोत के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अनुज पूछ रहे हैं मैम मिश्रित स्वर तथा संयुक्त स्वर के बारे में बताइए। बिल्कुल, संयुक्त स्वर के और मिश्रित स्वर भी हम संयुक्त स्वर को ही कहते हैं दोस्तों, जिनको कि हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल मैंने इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, तत् जमा सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन किए, बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाए उनको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया, चाय वाय, पानी वानी, रोटी वोटी। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल निरर्थक शब्द होते हैं। बहुत बढ़िया। तो तत्सम शब्द की हम बात कर रहे हैं, किस किस से मिलकर के बना है? तत् जमा सम, दो शब्दों के मेल से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर उदाहरण आप साथ में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर बात करें अग्नि, ठीक है, अग्नि, और क्या हो सकता है? दुग्ध, ये उदाहरण है तत्सम शब्द का। और क्या हो सकता है दोस्तों? ठीक है, दिवस, ये सभी उदाहरण हैं तत्सम शब्द के, जिनको हम एज इट इज हिंदी में यूज करते हैं, ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के हमने हिंदी में प्रयोग किए। ये सभी ऐसे शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे पुष्प हो गया, ठीक है, ये सभी कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे हम बात करेंगे तद्भव शब्द के बारे में। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से तो आए हिंदी में, लेकिन कुछ परिवर्तन करने के बाद, ठीक है, जो कि तो उनको प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा के वो शब्द जो अपने परिवर्तित रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे दोस्तों हमने बात की पुष्प की, ठीक है, पुष्प क्या था? ये हमने आपको बताया कि ये तत्सम शब्द था, यानी संस्कृत का शब्द था। अब जब हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया और इसको बना दिया हमने फूल, तो पुष्प को हमने फूल कहा। फूल कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। जैसे हमने दिवस आपको बताया था कि दिवस कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। दिवस का जब हमने दिन कर दिया परिवर्तन करके, तो ये कैसा बन गया? तद्भव बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह से उदाहरण है तद्भव शब्दों के। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। जैसे अग्नि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, इसका हमने क्या बना दिया? आग बना दिया। अश्रु कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, इसका आंसू बना दिया। पितृ का
का पिता और सूर्य में परिवर्तन करके हमने सूरज बनाया। दोस्तों इनकी जो कुछ वर्कशीट आपको दी जाएगी, ठीक है, टाइम टाइम पर आपको बीच बीच में मिलती रहेगी, जिनमें कुछ प्रमुख तत्सम शब्द होंगे, आगे आपके विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची इस तरह के शब्द भी आएंगे। तो कुछ मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, क्वेश्चंस भी दूंगी उनके। तो इस तरह से आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से इंक्लूड किए हैं बस समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहेंगे, प्रॉपर तरीके से हर तरीके से हम पूरा करेंगे, सिलेबस को फिनिश करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। आगे बात करेंगे, तीसरा जो प्रकार है देशज। देशज कौन से शब्द होते हैं, अगर उसकी बात करें दोस्तों, तो देशज शब्द की परिभाषा की अगर बात करें, ये आपसे बिल्कुल पूछी जाती है कि देशज शब्द किसे कहेंगे। जो देश में जन्मे हुए शब्द हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है, उनको देशज शब्द कहेंगे। देशज जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, देश जमा ज, देश में जन्मा हुआ, जैसे जन्मा हुआ, ठीक है, देश में जन्मा। तो जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित है, ना तो ये संस्कृत से आए ना ही किसी अन्य भाषा से आए, बल्कि भारत में ही अपने आप से ये उत्पन्न हुए और बोलियों में ऐसे ही प्रचलित होते चले गए। तो इसके उदाहरण भी महत्वपूर्ण आपके लिए है, और साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जूता, खिड़की, झाड़ू, डिबिया, घोंसला, ये सभी कैसे शब्द है, ये सभी देशज शब्द है, ठीक है। चिमटा हो गया, इस तरह के जो भी आपको लगता है कि साधारण बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं, फावड़ा हो गया, कटोरा हो गया, ठीक है, ये सभी, पगड़ी हो गया, रोटी हो गया, खिड़की, ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। तो आपको पहचान हो जाएगी इसको देखते ही कि आपसे 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर और पूछेगा इनमें से देशज शब्द कौन सा है, तो इन्हीं में से कोई सा आपको मिल जाएगा। जूता, खिड़की, झाड़ू, डिबिया, घोंसला, फावड़ा, ठीक है, पगड़ी, रोटी और चिमटा, ये सभी, कटोरा, ये सभी कैसे शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, जो अपने देश में जन्मे हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे इसी तरीके से, जैसे देशज हुए जो देश में जन्मे, अब विदेशज शब्द भी होते हैं जो विदेश से आए, ठीक है। विदेश से या किसी अलग विदेशी भाषा से लिए गए शब्दों को हम विदेशज शब्द कहेंगे। वो किसी भी भाषा से हो सकते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, तुर्की हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, किसी भी अन्य भाषा से लिए गए शब्दों को हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ शब्द हैं जो आपके सामने हैं। कौन कौन से, कोर्ट, पुलिस, स्कूल, टैक्स, पेपर आदि। इनको तो बोलने में ही पता चल जाता है कि ये अंग्रेजी भाषा के हैं, जैसे ऑफिस, ऑफिसर, ठीक है। टेलीविजन, टेलीफोन, बल्ब, ट्यूब, ठीक है, गैस, चॉकलेट, ये सभी कैसे शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे, हाँ, फूंकनी बहुत सही एग्जांपल, चिमटा, फूंकनी, ये सभी देशज शब्द है। आगे हम बात करेंगे अरबी भाषा के शब्द कौन से। आप सोचेंगे कि क्या हमें अलग अलग जानने की जरूरत है कि कौन से अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, कौन से अरबी भाषा के शब्द हैं, तो बिल्कुल जरूरत है। जो प्रमुख शब्द है, इंपॉर्टेंट है, वो ही एग्जाम्पल में यहाँ लिखे गए हैं, इनको कम से कम आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों अरबी भाषा से लिए गए शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द है किताब, इशारा, ठीक है, इशारा, ईमान, इरादा, हलवाई, ये सभी कैसे शब्द होते हैं, अरबी भाषा के शब्द होते हैं। इनके अलावा भी होते हैं, जैसे अदालत हो गया, अमीर, इनाम, ठीक है, और वकील, दलील, ये ऐसे शब्द होते हैं जो अरबी भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो इनको 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब हम बात करेंगे फारसी भाषा के शब्दों के बारे में। फारसी भाषा से लिए गए शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे अमरूद हो गया, आमदनी हो गया, कारीगर हो गया, दवा और दीवार। ये जो यहाँ लिखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट से है, इन्हीं को आपको याद रखना है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और बाकी इनसे अलग जो मुझे ऐसे लगते हैं कि महत्वपूर्ण है, उनको मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दूंगी, ठीक है।
जब भी आपका इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, टेस्ट लूंगी, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि हमने देखिए टारगेट तो यही रखा है कि पेपर 1 हम 2 दिन में पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। और इसके जब ये फिनिश होगा आपका पेपर 1, इसकी जगह पर आपका कोई सा और सब्जेक्ट चलाया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश मैथ्स में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम कवर करेंगे, और फिर जब हमें लगेगा कि हमारे 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर भी हल्का हल्का महसूस होगा कि हम बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, 2 से 3 सब्जेक्ट हमारे कवर हो चुके हैं। तो आपको जो टेंशन रहती है सिलेबस की, वो भी बिल्कुल बहुत हद तक 2 से 3 दिन में हम खत्म कर देंगे उसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं जो तुर्की भाषा से लिए गए हैं। वो है बहादुर, चाकू, चम्मच, सराय, ठीक है। ये सभी कौन से फारसी भाषा के शब्द हैं। आमदनी इसमें और एक आप ऐड करिएगा, नहीं आमदनी तो फारसी भाषा का है, ठीक है। तुर्की भाषा के हम देख रहे हैं, तो ये सभी, चमचा इसमें आ जाएगा, चम्मच, चमचा, चाकू, ये इस तरह के सभी तुर्की भाषा के शब्द होंगे, बिल्कुल। कुली भी इसी में आएगा। अब बात करें दोस्तों फ्रांसीसी भाषा के शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट। ये आपको लग सकता है कि ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसलिए मैंने यहाँ नोट किया, तो आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रेस्टोरेंट, ठीक है। कार्टून अगर पूछा जाए तो कार्टून आपको लगेगा कि इंग्लिश का हो सकता है, लेकिन नहीं, वो भी फ्रांसीसी का होगा, ठीक है। कार्टून हो गया, कूपन हो गया, कारतूस हो गया। पुलिस, पुलिस आपको लग सकता है कि इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन नहीं, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये भी महत्वपूर्ण है। इंजीनियर आपको लग सकता है कि अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये फ्रांसीसी भाषा का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी कौन से है, फ्रांसीसी भाषा के शब्द है, क्लियर। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ पर पुर्तगाली भाषा के से लिए गए शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से होते हैं, इसमें आ जाएगा आपका गमला, चाबी, पपीता, ठीक है, बाल्टी, ये सभी कौन से होंगे, ये सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। साबुन, ये भी बाल्टी, साबुन, ठीक है, पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द है। चीनी भाषा से लिए गए शब्द तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे चाय हो गया, लीची हो गया, ठीक है, चीनी हो गया, चीनी भी चीनी भाषा का ही शब्द है, चीनी हो गया, और पटाखा हो गया, पटाखा भी इसमें आएगा, पटाखा, लेकिन पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाता है वो यही है, चीनी, लीची, चाय, ठीक है, इनमें से ही आपके सामने कोई आ जाएगा, बिल्कुल। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना तो किसी अन्य भाषा से बने, ना ही संस्कृत भाषा से लिए, तो फिर उनका निर्माण कैसे होता है, वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर के एक नया शब्द बनकर के तैयार हो जाता है, तो वो सभी कैसे होंगे, संकर शब्द होंगे। यानी जो विभिन्न स्रोतों से आए शब्द है उनको हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इनको हम मिश्रित स्वर के नाम से भी मिश्रित शब्द के नाम से भी जानते हैं, जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण है, रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी, ठीक है, तो ये 2 भाषा के शब्दों के मेल से बना, अंग्रेजी और हिंदी के मेल से बना। सील बंद, सील अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बंद फारसी भाषा का शब्द है, तो 2 भाषा के मेल से बना। इनको हम अपने आप पहचान सकते हैं कि पढ़ने में ही हमें ऐसा लगेगा अलग अलग इनका उच्चारण होगा, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, सील बंद, पान दान, अपने आप ही हम इनको जब बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, तो हमें अपने आप ही यहाँ पर विराम देना पड़ेगा इनके बीच में, तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये कैसे शब्द है, ये संकर शब्द है या ये मिश्रित शब्द है, ठीक है। ये 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, जैसे लाठी चार्ज हो गया, तो लाठी जमा चार्ज आपने बोला, तो ये अलग अलग इनका उच्चारण हुआ, ठीक है। टिकट घर, तो
इसको बोलने से ही पता चल गया आपको, ठीक है। रेलगाड़ी, तो ये सभी कैसे शब्द है, ये सभी होते हैं संकर शब्द होते हैं, मिश्रित शब्द होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द के भेद जाने। रचना के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले हम बात करेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो रूढ़ शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है, जिनके खंड नहीं किए जा सकते। अगर हम उनका कोई खंड कर भी दे तो फिर उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के साथ आपके सामने है कि कल, घर, पुस्तक, कपड़ा, हाथ, ठीक है, ये सभी कैसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। घोड़ा, जल, पानी, इनको हम और अधिक इनके खंड नहीं कर सकते। और अगर आप कहे कि भाई खंड तो कर सकते हैं, जैसे घर लिखा है, ठीक है, घर के हम खंड तो कर सकते हैं ऐसे, लेकिन क्या कोई मतलब निकलेगा उनका, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो अगर हम इससे ज्यादा खंड करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्या फिजा कह रही है मैम बहुत ज्यादा लग रहा है पढ़ाया हुआ, ज्यादा नहीं लगेगा जब आप इसको नोट करेंगे ना और इसको रिवाइज करेंगे, जब आपको मैं टाइम दूंगी। अभी देखिए 20 मिनट और बाकी है, इसको, इस टॉपिक को थोड़ा सा हम कवर कर ही लेते हैं आज, ठीक है, तभी हमारा सिलेबस भी पूरा हो पाएगा। क्योंकि हमें, मेरा भी गला बहुत ज्यादा दुख रहा है हालांकि बोलते हुए, तभी थोड़ी सी आवाज अब डाउन होती जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसी तरीके से इतनी ही मेहनत के साथ कवर करना होगा, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, उनको रिवीजन का भी टाइम निकालना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा तो एक दिन में देखिए करना पड़ेगा आपको भी, और इसका नोट्स ज़रूर बनाना है आपको, ठीक है भाई। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है क्लास में तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ दीजिएगा, मैं हर एक कमेंट अपने आप देखूंगी, ठीक है। तो क्या बताया हमने, रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनके हम और अधिक टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यौगिक शब्द। यौगिक का अगर इंग्लिश में बात करें, यौगिक को इंग्लिश में हम कंबाइंड कहते हैं, कंबाइंड, ठीक है। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों उनको हम यौगिक शब्द कहेंगे, और उनका अलग अलग अर्थ भी निकलता हो। उन दोनों शब्दों का जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे उन्हें हम यौगिक शब्द कहेंगे, और उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी निकलेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर, ठीक है। यहाँ ई पता नहीं क्यों यहाँ पर उड़ा दिया इसने, बिल्कुल, जैसे रसोई जमा घर, तो रसोई जहाँ खाना बनाने का स्थान और घर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। अधमरा, अध जमा मरा, ठीक है। वनराज, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हम इसको विभाजित कर सकते हैं, और विभाजित करने के बाद दोनों ही शब्दों के अलग अलग क्या होते हैं, दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे और उदाहरण आप भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में उदाहरण बताइए जो भी आपको याद आ रहे हैं। जैसे सेनापति हो गया, ठीक है। सेनापति को हम कैसे लिख सकते हैं, सेना जमा पति, तो 2 अलग अलग शब्दों के मेल से बना, ठीक है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि यौगिक और योग रूढ़ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये याद रखना है कि जो योग रूढ़ के बारे में जब हम जानेंगे, बनेंगे वो भी 2 या 2 से अधिक शब्दों से, लेकिन उनका जो अर्थ निकलेगा ना वो डिफरेंट होगा, यानी जो अर्थ होगा वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा होगा। जैसे बहुव्रीहि समास होता है ना, वो वाला आएगा आपका योग रूढ़ में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यौगिक की, तो यौगिक के उदाहरण जानेंगे। जैसे सब्जी वाला, ठीक है, तो सब्जी जमा वाला, ये कैसा, किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। राजकुमार, राज जमा
कुमार, हिमालय, हिम जमा आल्य, परोपकार, प्रो जमा उपकार, देवालय, देव जमा आल्य। ठीक है, बहुत अच्छे आपने उदाहरण दिए। रामलीला, राम जमा लीला। ठीक है, ये सभी उदाहरण कैसे हैं? ये सभी उदाहरण हैं यौगिक शब्द के, कंबाइंड वर्ड्स के। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और जो टाइप बचता है इसका योगरूढ़ शब्द, इसके बारे में और जानेंगे। योगरूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ तथा यौगिक दोनों शब्दों की विशेषताएं पाई जाती है। अर्थात रूढ़ शब्दों के समान विशेष अर्थ तो देते हैं तथा यौगिक शब्द के समान इनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। तो यानी हम इन्हें योगरूढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यौगिक और रूढ़ दोनों की ही विशेषताएं होती है, उसको हम क्या कहेंगे? योगरूढ़ कहेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि इसका जो अर्थ निकलेगा वो कैसा होगा, वो किसी तीसरे की बात कर रहा होगा, किसी अन्य के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हिमालय हो गया। ठीक है, हिमालय क्या है? एक पर्वत है, तो यहाँ पर्वत को डिनोट करेगा। पंकज किसको डिनोट करेगा? कमल को डिनोट करेगा। पीतांबर जो कि पीले वस्त्रों वाला यानी श्री कृष्ण के बारे में। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका भगवान शिव के बारे में। तो इस तरीके से ये सभी उदाहरण हो जाएंगे योगरूढ़ के। ठीक है, बिल्कुल। दशानन हो गया, निशाचर हो गया, लंबोदर हो गया जो कि गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, तो लिखा तो लंबोदर है लेकिन अर्थ तो कुछ अलग निकल रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान कर पाएंगे, जैसे कि आपके बहुव्रीहि समास जो होता है उसके जो उदाहरण होते हैं वो सभी योगरूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सभी को? इतना आप सभी को क्लियर है? इसके आगे बाकी हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। इतना रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ में आपको कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और अभी क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर होगी, वहां से आप लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके सेव करके नहीं रखेंगे, और क्या करेंगे तो फिर अपनी नोट्स बनाएंगे आप साथ साथ। आपको बीच में समय दिया जाएगा, जो ये 2 घंटे का समय मिलेगा बीच में, अगली क्लास के बीच में जो गैप है इसमें आप खाना खाएंगे, अपना आराम करेंगे, जो भी आपको आपके काम है आप उनको करेंगे और साथ साथ आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा क्लासेस होती जाएगी अगर आप पेंडिंग रखेंगे उस वर्क को तो आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साथ साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलना है। बिल्कुल। हाँ मैम, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास कब होगी बैक पेपर की? फिजा बैक पेपर की क्लास तो आपको जो पब्लिक चैनल पर आप कह लीजिए कि वहां पर आपको प्रोवाइड कर ही दी गई है मैराथन क्लास, वहां से आप उसमें हेल्प लीजिए। ठीक है, यहाँ से 4th सेमेस्टर की आपकी चलेगी। बिल्कुल गोविंद, बिल्कुल। आज तो मैं सुबह से गर्म ही पानी पी रही हूँ इसी वजह से कि थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी गला प्रॉब्लम हो ही जाता है ज्यादा बोलने पर। बहुत बढ़िया अनमोल। सीमा, फास्ट लगा आपको थोड़ा सा? हाँ, बाकी देखिए ये तो बात है कि जब आप इसके नोट्स बनाएंगे, आप लिखेंगे अपने हाथों से, तो जो थोड़ा बहुत भी कहीं कंफ्यूजन होगा ना वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपको अपने हाथों से नोट्स बनाना, आपको लंबे समय तक वो याद भी रहेगा। ऑनलाइन संस्कृत कह रही है, धन्यवाद मैम, आज पढ़ के अच्छे वाली फीलिंग आ रही है। अभी तो आपको बहुत अच्छे वाली फीलिंग आएगी, सारे सब्जेक्ट टाइम से पहले पूरा करेंगे हम। ठीक है, चाहे दिन रात हमें करनी पड़े,
लेकिन जिन लोगों ने आपको ये बोला है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, उनके मुंह पर ही एक तमाचा होगा आपका रिजल्ट उनके सामने जब होगा। बिल्कुल, आप सभी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई क्लास में, ये आप बता दीजिए एक बार। विशु कह रही है मैम पीडीएफ यही दीजिएगा जिसमें आपने टिक मार्क किए हुए हैं, यानी यही वाली जिसमें मैंने लिखा हुआ है। चलिए ऐसे दे देंगे। बाकी मैंने तो ये सोचा था कि आपको बिल्कुल क्लियर पीडीएफ मिले जिस पर कोई निशान कहीं ना लगा हो। देखिए क्लास में आपको पीडीएफ जो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ पीडीएफ इसी की मिलेगी, ठीक है। यही नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि कौन सा लिखे। आपके यही नोट्स है, यही सब कुछ है, तो इससे ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं, इसके अलावा अलग अलग चीजें नहीं होंगी। और एक और बात आपके लिए मैं बताना चाहूंगी, अच्छी बात है कि हम जब इसका सिलेबस पूरा कर लेंगे तो सिलेबस पूरा करने के बाद वन लाइनर की फॉर्म में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, उनको मैं वन लाइनर की फॉर्म में भी आपको कराऊंगी। एक क्लास में पूरा वन लाइनर की रखेंगे, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको मैं इंक्लूड करूंगी, और जो लगता है मुझे कि आने की उनकी संभावना है इसी के अंदर से बने हुए होंगे वन लाइनर भी, क्योंकि इसमें तो हम पूरे डिटेल में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। फिर वन लाइनर में इसमें से भी जो बिल्कुल निचोड़ होगा उसको निकाल करके लाएंगे, और लास्ट में जब मैराथन होंगी उसमें पूरी क्रीम आपके सामने मैं रख दूंगी। हिफ्जा कह रही है साइंस की तैयारी करनी है मैम। साइंस की क्लास आपकी दोपहर में होंगी, ठीक है, 1 बजे से आपकी दोपहर में साइंस की क्लास होगी, तो आपके सब सब्जेक्ट होंगे। बाकी आप लोग का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अपना नेट बचा करके रखिए, अभी ऑफ करते हैं क्लास को, ठीक है। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर के लिए अगर हिफ्जा आप पूछ रही है कि सेकंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास आपको चाहिए, तो देखिए चैनल पर मैराथन के नाम से आपको मिल जाएगी साइंस की क्लास, पूरा सिलेबस उसमें मैंने आपको पूरा करवाया है बहुत अच्छे से। वहां आप चैनल पर जाकर के सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मैराथन क्लास देख लीजिए साइंस की, आपका पूरा कवर हो जाएगा। जितना ज्यादा आप अपने हाथों को अभी कष्ट देंगे ना, ये उतना ज्यादा आपके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो देखिए आपको भी करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमने जो मिलकर के टारगेट रखा है अपना उसको हम पूरा कर पाएंगे। बहुत अच्छे शिवानी, थैंक यू। बिल्कुल, चलिए फिर बाकी विनोद पूछ रहे हैं 23-24 को होंगे बैक वालों के। कौन से सेमेस्टर की बैक है आपकी? सेकंड की ही होगी जब फोर्थ की ले रही है आप क्लास। देखिए आपका जो टाइम टेबल है या आपका जो शेड्यूल है कि किस दिन किस डेट में कौन से सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे ऐसे कंफर्म तो याद नहीं है, तो मैं आपको देखकर ही आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। बैक वालों के पेपर किस किस दिन है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। दीपक, नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको ये पीडीएफ मिलेगी, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं एज इट इज। बिल्कुल अजरा बानो, आपको भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे सुशील, आपने नोट्स बनाए हैं। यादव कह रहे हैं मैम टाइम नहीं है मैम नोट्स बनाने का, तो देखिए टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, भले ही आप शाम को बैठ करके बनाएं, ठीक है। चलिए फिर आप सभी के ज्यादातर सेम ही कमेंट है पीडीएफ से रिलेटेड, तो आपको पीडीएफ बिल्कुल अभी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद ही। चलिए डियर, फिर थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
प्रिंस क्या कह रहे हैं आप? अभी आपका कमेंट मैं देखती हूँ बैक करके कहाँ गया। आपने कमेंट डिलीट कर दिया है, मैं नहीं देख पा रही हूँ आपने क्या लिखा था। ठीक है, चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी बात होगी, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप लाइव खत्म होने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाई मैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप थोड़ा आराम करिए, खाइए पिइए, ठीक है।